विभिन्न समितियों के माध्यम से होती है। संविधान सभा के द्वारा कुल 22 समितियों का निर्माण किया गया था और इन 22 समितियों में से 8 समितियां ऐसी थी जो बड़ी थी, जिनके जिनमें मेजर वर्क था संविधान को तैयार करने का, और इसके अलावा कई छोटी छोटी समितियां भी थी जिसमें संविधान को तैयार करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो बिना विलंब किए हुए हम लोग बात को शुरू करते हैं और बात करते हैं उन बड़ी समितियों के बारे में जिनका संविधान निर्माण में एक विशेष रोल रहा। तो हम लोग पॉइंट वाइज ही देखना शुरू करेंगे, है ना। ऐसे कर लीजिएगा, समितियां, समिति, ये सब संविधान सभा के द्वारा गठित समितियां, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला नंबर देख लीजिएगा संचालन समिति, है ना। ठीक है, संचालन समिति, संचालन समिति, संचालन समिति, संचालन समिति। इसके हेड थे कौन? इसके हेड थे राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। फिर दूसरी जो समिति थी उसका नाम था प्रक्रिया नियम समिति, प्रक्रिया नियम समिति, नियम समिति। इसको हल्के में मत लीजिएगा, एग्जाम में ये बार बार पूछता है, चाहे कोई सा भी एग्जाम दीजिए, यहाँ सवाल आपको मिलेगा जरूर। इसके प्रमुख भी जो थे, हेड जो थे, वो राजेंद्र प्रसाद थे, राजेंद्र प्रसाद थे। इसके बाद जो अगली समिति थी, जिसको हम लोग संघ संविधान समिति बोलते हैं, इसकी समिति संघ संविधान समिति, संघ संविधान समिति, संविधान समिति। इसके जो हेड हुए वो थे अपने जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू। इसके बाद एक और समिति रहा, संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति। इसके प्रमुख भी अपने जवाहरलाल नेहरू ही थे, JL नेहरू ही थे, JL नेहरू ही थे। इसके बाद जो अगली समिति रही, उसका नाम था राज्यों से समझौता करने वाली समिति, राज्यों से समझौता करने वाली समिति। तो इसको नोट कर लीजिएगा, राज्यों से समझौता करने वाली समिति, राज्यों से समझौता करने वाली समिति, करने वाली समिति। हम लोग उसी समिति को यहाँ पर पुट कर रहे हैं जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जो किसी भी एग्जाम में यहाँ से सवाल आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन बैंक उठा के देख लीजिए, एग्जाम का पैटर्न देख लीजिए, यहाँ से सवाल पूछता है और अक्सर कंफ्यूजन होता है बच्चों को। तो यहाँ पर हम बहुत बढ़िया से इसको विद डायग्राम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आपके दिमाग में ये बात इंजेक्ट हो जाए कि हमको पढ़ना क्या है, पढ़ना कैसे है, पढ़ना क्यों है, ठीक है। ये जो राज्यों से समझौता करने वाली समिति थी, इसके हेड जो थे ये भी अपने जवाहरलाल नेहरू थे, JL नेहरू थे। इसके अलावा एक समिति था जिसका नाम था प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति। इसके जो हेड थे, इसके हेड अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। पटेल साहब जो है एक और समिति के भी प्रमुख थे। किसका? ये भी एग्जाम में पूछता है। तो मूल अधिकार है ना। फिर इसके अलावा जनजातीय, लंबा नाम है इसका, जनजातीय क्षेत्र भी है ना, जनजातीय क्षेत्र। फिर इसी में बहिष्कृत क्षेत्र लिखा हुआ है, बहिष्कृत क्षेत्र। इस वाले समिति के हेड भी जो थे वो अपने वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार पटेल थे। यहाँ हम लोग कुछ महत्वपूर्ण समिति को देखें, है ना।
जिनका बहुत बड़ा रोल रहा संविधान के निर्माण में, और इस सारे समिति में सबसे जो मेन समिति था दैट इज कॉल्ड प्रारूप समिति। उसको तो आप किसी भी कीमत पर नहीं भूलेंगे, तो नहीं भूलना है। प्रारूप समिति, प्रारूप समिति, प्रारूप समिति। ये जो प्रारूप समिति है, संविधान को ड्राफ्ट करने का काम इसी समिति ने किया था, ठीक है। और इसके जो हेड थे वो भीमराव अम्बेडकर थे, B.R. अम्बेडकर थे। तो ये बड़ी समितियां थी। एक बार आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, साइड हट जा रहे हैं, ठीक है, ले लीजिए। हो गया, चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके बाद कुछ अन्य समितियों के बारे में, ठीक है। कुछ अन्य समिति, कुछ अन्य छोटी समितियां, छोटी समितियां, ठीक है। बड़ी समितियां देख ली हम लोग, कुछ अन्य जो छोटी समितियां हैं इसको देख लेते हैं। तो इसमें से एक जो है इसका नाम है, एक समिति है कार्य संचालन समिति, कार्य संचालन समिति, कार्य संचालन समिति। जो कार्य संचालन समिति है इसके जो प्रमुख थे वो थे के.एम. मुंशी, के.एम. मुंशी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगली जो समिति थी उसका नाम है राष्ट्रध्वज, राष्ट्रध्वज पर तदर्थ समिति, तदर्थ समिति, ठीक है। और इसके प्रमुख कौन थे? इसके प्रमुख थे राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। फिर एक और समिति था जिसका नाम था संविधान के कार्य के लिए समिति, संविधान के कार्यों के लिए समिति, के लिए संविधान के कार्यों के लिए समिति। और इसके जो हेड थे वो थे जीवी मावलंकर, इसके जो कौन थे? जीवी मावलंकर, जीवी मावलंकर, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ समिति था, जैसे एक समिति था नीति निर्देशक तत्व समिति, नीति निर्देशक तत्व समिति, नीति निर्देशक तत्व समिति, और इसके हेड जो थे वो अपने तेज बहादुर सप्रू थे, तेज बहादुर सप्रू, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया। एक और समिति देख लेते हैं हम लोग। एक और समिति भी था जो जिस एग्जाम में पूछा हुआ जिसके बारे में, इसका नाम है संविधान सलाहकार समिति, संविधान सलाहकार समिति, और इसके जो प्रमुख थे उनका नाम था B.N. राव, B.N. राव। तो ये कुछ प्रमुख समितियां थी, इसको भी नोट कर लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए ताकि आप लोग को दिक्कत नहीं हो। हाँ, हो गया। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा कुछ ऐसी समितियां भी थी जिसके सदस्य जो थे वो संविधान सभा के मेंबर नहीं थे ना, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। हम लोग ऐसे देख सकते हैं, वैसी समितियां जिसमें संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, सभा के सदस्य शामिल नहीं थे, शामिल नहीं थे। तो दो समिति है ऐसा, एक तो है अपना भाषाई प्रांत आयोग, भाषाई प्रांत आयोग, प्रांत आयोग,
और इसके हेड पता ही होगा आप लोगों को, इसके धड़ कौन थे? इसके समिति में सबसे इंपॉर्टेंट समिति जो है उसको हम लोग प्रारूप समिति के नाम से जानते हैं। कौन सा समिति? प्रारूप समिति। आइए हम लोग उसको देखते हैं प्रारूप समिति के बारे में। तो देखते हैं हम लोग प्रारूप समिति के बारे में। प्रारूप समिति समिति पता ही होगा आप लोग को इसके बारे में, है ना? पता ही होगा इसका गठन कब हुआ था? गठन कब हुआ था बताइए, एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। हाँ, 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, 29 अगस्त 1947 को। उद्देश्य क्या था इसका, इस समिति का? इसका उद्देश्य था संविधान का प्रारूप तैयार करना, प्रारूप तैयार करना। ठीक है, चलिए नोट कीजिए यहां तक। हो गया? फिर अब आपको पता ही होगा कि इसके अध्यक्ष कौन थे। अध्यक्ष, अध्यक्ष के बारे में पता होगा, इसके देखते भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर, अंबेडकर। इसके सदस्य के बारे में भी अक्सर पूछता है, सदस्य के बारे में। ठीक, तो सदस्य के बारे में देख लेते हैं हम लोग। एक सदस्य है अपने A.M. मुंशी, A.M. मुंशी। इनके बारे में जान लीजिएगा कि प्रारूप समिति में शामिल एकमात्र कांग्रेसी थे कौन? K.M. मुंशी। दूसरा मेंबर जो है वो है मोहम्मद सादुल्लाह, मोहम्मद सादुल्लाह। तीसरे मेंबर जो है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अय्यर है। इस कौन कौन मेंबर है? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। एक और मेंबर है एन गोपाला स्वामी, गोपाला स्वामी आयंगर, आयंगर। और कौन मेंबर है इसके? एक है एन माधवाचार्य, एन माधवाचार्य। एन माधवाचार्य के बारे में आप ये जान लीजिए कि पहले जो मेंबर थे तब एन माधवाचार्य के जगह पर उनका नाम था BL मित्रा। BL मित्रा स्वास्थ्य कारण से अपने मेंबरशिप को कंटिन्यू नहीं रख सके, उनके जगह पर एन माधवाचार्य को लाया गया। यहाँ पर नोट में आप लिख लीजिएगा कि BL मित्रा के स्थान पर, BL मित्रा के स्थान पर ये बने। ठीक है, अगला जो है एक और मेंबर थे, छठा जो है, छठा जो है उनका नाम है TT कृष्णामाचार्य, कृष्णामाचार्य। ठीक है, TT कृष्णामाचार्य। एक मेंबर थे DP खेतान, खेतान की मृत्यु के उपरांत, मृत्यु के उपरांत पूछता है कि संविधान सभा प्रारूप समिति का वो सदस्य जिसकी मृत्यु हो गई थी, तो अपने वो DP खेतान थे, तो इनकी मृत्यु के बाद है ना वो TT कृष्णामाचार्य को शामिल किया गया। एक बार तो सवाल ऐसे पूछा कि भाई जो प्रारूप समिति था इसमें कुल कितने सदस्य थे? तो काउंट कीजिए, एक तो अपने ये हैं क्या बोलते हैं भीमराव अम्बेडकर जी हैं, है ना, और 6 मेंबर इधर हैं, तो टोटल 7 हो गए। तो हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछे
कि भीमराव अंबेडकर के अतिरिक्त कितने सदस्य थे। उनको अगर भीमराव अंबेडकर को छोड़ दिया जाए तो 6 सदस्य थे, और उनको लेकर के काउंट किया जाए तो सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी। तो ये सवाल अक्सर पूछता है। हुआ क्या कि ये जो, चलिए प्रारूप समिति तो था काम कर ही रहा था, प्रारूप समिति के अलावा जो और समिति था, बहुत सारा समिति था, वो लोग अपना जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया वो सब को लेकर के ना, उस सब रिपोर्ट के आधार पर BN राव जो थे, BN राव जो कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, वो क्या किए, एक संविधान का प्रारंभिक मसौदा तैयार किया। ध्यान रखिएगा, एग्जाम ये पूछता है कि संविधान का पहला प्रारूप किसने तैयार किया था? तो BN राव ने। तो जो विभिन्न संविधान निर्माण से जुड़ी समितियां थी, उनसे रिपोर्ट कलेक्ट करके, रिपोर्ट के आधार पर क्या बोलते हैं, BN राव ने संविधान का एक मसौदा तैयार किया, और तैयार करके जो है उसको वो भेज दिए क्या बोलते हैं, प्रारूप समिति के पास। कब भेजा प्रारूप समिति के पास? तो अक्टूबर 1947 में ना, ऐसे ध्यान रखिएगा। फर्स्ट प्रारूप जो है वो BN राव ने तैयार किया था, BN राव ने तैयार किया था। ठीक है, फिर क्या हुआ, अक्टूबर 47 में जो ड्राफ्ट कमेटी है ना, उसके बाद अपना वो भेज दिए ना कि आप भाई इस संविधान को देखिए। हुआ क्या कि जो प्रारूप समिति था है ना, उसको 21 फरवरी 1948 को पारित कर दिया। मतलब प्रारूप समिति फिर सबको करके फ्रेश प्रारूप तैयार किया संविधान का, और उसको जो है 21 फरवरी 1948 को पारित कर दिया कि भाई यही संविधान रहेगा, ऐसा संविधान रहेगा। फाइनली जो प्रारूप था उस पर बहस चला आपको 14 से 26 नवंबर तक, और 26 नवंबर 1949 को उसको डन कर दिया गया, उसको अंगीकृत, आत्मार्थित और अधिनियमित कर दिया गया। ये पॉइंट को नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। और जा रहे थोड़ा सा हो गया। तो प्रारूप समिति को आप लोग अच्छे से जरूर देखिएगा, है ना। अब हम लोग आते हैं अगले पे। देखिए पता ही होगा, ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, अधिनियम 1947। 15 अगस्त को देश आजाद हो गया। ठीक है, 15 अगस्त को देश आजाद हो गया। तो इस कानून की पारित होने से ना संविधान सभा में भी असर पड़ा, है ना। इस अधिनियम कारण संविधान सभा की स्थिति में 3 बदलाव आए, है ना। पारित होने से जो संविधान सभा था, सभा की स्थिति में 3 बदलाव आए, 3 बदलाव आए, लाया। क्या क्या बदलाव लेके आया, ध्यान दीजिएगा। देखिए संविधान सभा को हम CA से लिखे तो कोई दिक्कत, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली से, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बार बार लंबा लिखना पड़ रहा है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली या संविधान सभा जो थी, अब एक स्वायत्त निकाय बन गई। अब एक स्वायत्त निकाय बन गई। ध्यान दीजिएगा कि हुआ क्या था कि संविधान सभा का गठन जो है वो कैबिनेट मिशन के प्रावधान के आधार पर किया गया था। ठीक है ना। और संविधान सभा के बनते समय यहाँ पर ब्रिटिश शासन था, तो कहीं ना कहीं जो है हम पर ब्रिटिश प्रभुत्व था, है ना। हम लोग एक तरह से डोमिनियन वाली स्थिति में थे। लेकिन 15 अगस्त को जब अंग्रेज यहाँ से चला गया, जब भारत छोड़ के भाग गया वो लोग, अंग्रेज लोग, तो संविधान सभा जो है वो अब अपना सर्वे सर्वा खुद बन गया, इसमें कोई शक नहीं है ना। और क्या परिवर्तन आया, तो दूसरा चीज ये आया कि जो दूसरा एक तो जून 3 का था ना,
थर्ड प्लान, जिसके वजन को मान लिया गया था, है ना। तो जून थर्ड प्लान के कारण पाकिस्तान के अलग होने से, पाक के अलग होने से, जैसे 14 अगस्त को हो गया था पाकिस्तान हम लोग से अलग, क्या हुआ कि जो संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या थी, कुल सदस्य संख्या 389 से घटकर कितना रह गया, 299 रह गया, 299 रह गया। कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा बदलाव तो ये आया, ठीक है, ठीक। और क्या बदलाव आया, तो अब संविधान सभा को दोहरी भूमिका निभाना पड़ा, दोहरी भूमिका का निर्वहन करना पड़ा, निर्वहन करना पड़ा। देखिए, जैसा कि बताएं कि 15 अगस्त तक यहाँ पर ब्रिटिश शासन था, है ना, ब्रिटिश कायदा कानून चलता था, ब्रिटिश संविधान चलता था। 15 अगस्त को यहाँ से वो लोग चला गया, अंग्रेज लोग चला गया। तो अब सवाल यहाँ पर ये उठा कि भाई अगर अब डे टू डे का जो कानून है ना, मान लेते किसी दिन किसी मतलब कानून का जरूरत पड़ गया, तो कौन बनाएगा, है ना, कोई तो बॉडी होना चाहिए ना जो डे टू डे का इससे जुड़ा हुआ जो कानून है, विधायन जो है, लेजिस्लेशन है, इसका काम देखे। पहले तो अंग्रेज लोग देख लिया करता था, गवर्नर जनरल और सब देख लिया करता था, अब कौन करेगा। तो अब ना इसको अंतरिम संसद के तौर पर भी काम करना पड़ा, दोहरा भूमिका निभाना पड़ा। कैसे, दोहरा भूमिका क्या, तो एक तो अंतरिम संसद के तौर पर, अंतरिम संसद के तौर पर, और दूसरा संविधान निर्मात्री, सभा के तौर पर दो काम इसको करना पड़ा 15 अगस्त के बाद, क्योंकि अंग्रेज यहाँ से भाग लिया ना, तो इसी को दोनों काम करना पड़ा। दोनों काम के लिए अलग अलग दिन बैठक होता था, एक ही दिन में, है ना। जिस दिन संविधान बनाना होता था तो उस दिन विधायन वाला काम नहीं होता था, डे टू डे वाला, और जिस दिन विधायन का काम होता था उस दिन संविधान निर्माण का कार्य होता था। जब संविधान सभा संविधान बनाने के लिए बैठी थी तब उसके अध्यक्ष अपने राजेंद्र प्रसाद हुआ करते थे, और जब यही संविधान सभा डे टू डे का काम बनाने के लिए बैठती थी, यानी विधायिका के तौर पर काम करती थी, तब इसके अध्यक्ष कौन हुआ करते थे, तब इसके अध्यक्ष जब जीवी मावलंकर हुआ करते थे। उसको नोट कर लीजिए, जाकर बताते हैं। हो गया, अब आगे शुरू करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि संविधान सभा के द्वारा जो विशेष काम किया गया है ना, कुछ और भी काम किया गया। संविधान सभा सिर्फ संविधान ही नहीं बनाई, और भी कई काम की थी, तो उसको भी देख लेते हैं। तो हेडिंग लेते हैं, देखते हैं संविधान सभा द्वारा, संविधान सभा द्वारा किए गए कुछ प्रमुख कार्य, ठीक है। और भी कुछ काम किया थे, तो उसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो नंबर 1 में शुरू करते हैं हम लोग। नंबर 1 में क्या किया, एक डेट लिख लीजिएगा, 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947। क्या हुआ था इस दिन, हमारे राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था, है ना, राष्ट्र ध्वज को अपनाया गया, राष्ट्रीय ध्वज हमारा गौरव है, हमारा प्राइड है ना। और देखिए कुछ कंट्री ऐसा है जिसके ध्वज पे चांद है,
और एक हमारा ध्वज है, और कुछ हमारा ध्वज है, और कुछ कंट्री ऐसा है जिसका ध्वज चांद पर है। इसरो अपना जो विक्रम और प्रज्ञान भेजा है चंद्रमा पे, सफलतापूर्वक लैंड कर गए हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए, है ना। तो इसी दिन राष्ट्रध्वज को अपनाया गया, ठीक है। बात करते हैं राष्ट्रध्वज के बारे में, थोड़ा सा यहाँ बता देना जरूरी होगा कि ये एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है कि किसी भी भारतीय फ्लैग, है ना, किसी भी भारतीय ध्वज को फहराने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, है ना। किसी भी भारतीय ध्वज को फहराने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो नाम है मैडम भीखाजी रुस्तम कामा, ठीक है। ये जो है भीखाजी रुस्तम कामा जो है, ये 1907 में 8 में क्या हुआ कि जर्मनी के स्टुटगार्ट में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस चल रहा था। वहां पर ये अपने आंचल से लहराती हैं उसको, भारतीय तिरंगा को। तो ये ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट वीमेन जिन्होंने कोई भारतीय फ्लैग को फहराया था, है ना, तो वो थी मैडम भीखाजी रुस्तम कामा, ठीक है। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं। अच्छा, यही पर सवाल यही पूछता है, अक्सर पूछता है कि द मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन किसको बोलते हैं? मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन, तो ये भी मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को ही बोलते हैं। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं हम लोग अपने मॉडर्न या आधुनिक ट्राई कलर तिरंगा के बारे में, है ना। जो हम लोग का अभी आधुनिक तिरंगा दिखाई देता है, इसका भी तो कुछ इतिहास होगा। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि जो इसका डिजाइनर था, है ना, डिजाइनर जो है डिजाइनर कौन है ध्वज का, पता होगा, वेंकैया। ये आधुनिक ध्वज को डिजाइन किए, ठीक है। 3 कलर है हमारे ध्वज में। पहला कौन सा है? केसरिया है, दूसरा सफेद है, और तीसरा हरा है। केसरिया पता ही होगा आपको। केसरिया जो है वो त्याग को बताता है, सफेद जो है वो शांति को बताता है, और हरा जो है वो समृद्धि को बताता है। रंग जो है, आकार क्या है झंडे का भाई? आकार, इसका आकार जो है वो 3:2 या 2:3, लंबाई चौड़ाई करके उल्टा करके पूछ सकता है ना। तो ध्यान रखिएगा, 2:3 भी हो सकता है और 3:2 भी हो सकता है। यहाँ लंबाई चौड़ाई पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उलट करके पूछ देगा तो ध्यान से पढ़िएगा। अब इसमें आता है कि जो इसके बीच में, हाँ, झंडा समिति बताइए आप लोग। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? अपने राजेंद्र प्रसाद थे। कई पुस्तक में, खास करके लुसेंट में ये लिखा हुआ है, जेबी कृपलानी, और भी कई किताबें मिल जाता है कि जेबी कृपलानी। तो जेबी कृपलानी का झंडा समिति से कोई लिंक नहीं था। उसके जो हेड थे झंडा समिति के, वो अपने राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक ना। हाँ, जब झंडा को अपनाया जा रहा था तब महात्मा गांधी का एक बड़ा मन था कि झंडे पर चरखे को रखा जाए, लेकिन झंडा समिति के सुझाव पर अशोक चक्र को झंडे के बीच में स्थान दिया गया। जो अशोक चक्र है, तो अशोक चक्र के बारे में जान लीजिएगा, है ना। अशोक चक्र पता ही होगा कि ये कहां से लिया गया है? सारनाथ से लिया गया है। सारनाथ से लिया गया है ना। सारनाथ से लिया गया है, पहली बात। दूसरा, इसमें 24 तिल्लियां हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 24 तिल्ली है। और क्या है इसमें भाई? तो जो अशोक चक्र का रंग जो है वो सागरीय नीला है, सागरीय नीला है या नेवी ब्लू है ना। प्रतीक किसका है? तो निरंतर प्रगति का ये
प्रतीक है निरंतर। था नवीन जिंदल का, है ना। नवीन जिंदल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि अब कोई भी भारतीय जो है वो झंडा को फहरा सकता है ना, लहरा सकता है, कोई भी लहरा सकता है। पहले काफी पाबंदी था, लेकिन झंडा फहराने का नियम होता है, झंडा का अपमान करेंगे तो आप दंड के भुक्तभोगी होंगे, मतलब दंड आपको भुगतना पड़ेगा। और वैसे भी ध्वज आपका नेशनल प्राइड, इसको संभाल के रखना हमारी जिम्मेवारी है, इसको कहीं भी अनअटेंडेड नहीं फेंकना चाहिए। ये हो गया। अच्छा, जब बात हम लोग राष्ट्रीय ध्वज का कर रहे हैं तो हमको लगता है कि यहाँ पे कुछ राष्ट्रीय प्रतीक भी जान लेना चाहिए, है ना। तो चलिए हम लोग यहीं पर अलग से राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में जान लेते हैं, है ना। बात अगर प्रतीक का ही कर रहे हैं ना, प्रतीक का कर रहे हैं हम लोग देख लेते हैं। एक तो देखते हैं हम लोग राष्ट्रीय, और यहीं पर आप लोग चूंकि बिहार का एग्जाम देते हैं तो बिहार का भी लिख लीजिएगा, बिहार का यानी राजकीय, राजकीय, ठीक है। ऐसे पढ़िएगा तो इजीली याद हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो एक तो पशु देख लीजिएगा, राजकीय पशु, राष्ट्रीय पशु कौन है इंडिया का? हाँ, कौन है? बाघ है, बाघ है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ये 1972 में है, 1972 ईस्वी से, ठीक है। इसके पहले शेर था, बाघ के पहले हम लोग राष्ट्रीय पशु कौन था? शेर। जब राष्ट्रीय प्रतीक आप लोग पढ़े हैं तो मान लेते हैं पशु पक्षी वृक्ष वगैरह है, तो उसका वैज्ञानिक नाम भी जान लेना चाहिए। इसको पेंथेरा टिग्रिस बोलते हैं, ऐसा कुछ है। और जो राजकीय पशु है वो बैल है, हम लोग का बैल है, इसको ध्यान दीजिएगा। और ये हम लोग कब से अपना है? ये 2013 से अपना है, 2013 से। देख लीजिएगा। फिर राजकीय पक्षी है, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय पूछेगा तो राष्ट्रीय पक्षी मोर है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है अगर मोर को लिखेंगे तो। ये सिर्फ इसमें ये जान लेना है कि इसको 1963 में अपनाया गया था, 1963 ईस्वी में अपनाया गया था, 1963 ईस्वी। और इसका राष्ट्रीय नाम, इसका वैज्ञानिक नाम तो पता ही होगा, वो गो क्रिस्टस का नाम है कुछ। हम लोग इधर देखते हैं, राजकीय पक्षी हमारा कौन है? तो गौरैया है, गौरैया है। और इसको भी जो हम लोग जो है वो 2013 में ही अपनाए हैं। और इसका वैज्ञानिक नाम जो है वो पासेर डोमेस्टिकस करके है ना, ठीक है। पासेर डोमेस्टिकस करके है 2013 में। अच्छा, गौरैया से पहले जो हम लोग का राजकीय पक्षी था कौन था? नीलकंठ था, बहुत बढ़िया। अगर देखते हैं राष्ट्रीय वो देखते हैं, वृक्ष देखते हैं, है ना, राष्ट्रीय वृक्ष। तो राष्ट्रीय वृक्ष आपको पता ही होगा, बरगद है, बरगद। कोई दिक्कत बरगद वगैरह तो? और इसका नाम अगर साइंटिफिक देखा जाए तो शायद फिकस बेंगलेरिस करके कुछ नाम, इस तरह से बेंगलेरिस का नाम है। और अगर हमारा अगर राजकीय वृक्ष का बात किया जाए तो पीपल है, पीपल है। ये कोई रिलीजियोसा करके इसका नाम है, वैज्ञानिक नाम है। फिर पुष्प देखा जाए तो इधर कमल हो जाएगा ना, निलंबस ऐसे कुछ नाम है इसका, निलंबो करके। और अगर राजकीय देखा जाए तो गेंदा हो जाएगा, गेंदा हो जाएगा, ठीक है। और भी कुछ प्रतीक है, अब अलग अलग आते हैं, है ना। एक तो जैसे कि पूछता है अक्सर, है ना, आप थोड़ा अलग लिखते हैं तब देख लीजिए, पूछ सकता है आपसे, है ना, कि राष्ट्रीय जलीय जंतु कौन है? राष्ट्रीय जलीय जंतु, राष्ट्रीय जलीय जंतु ये स्विस है, इसको ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय जलीय जंतु कौन है? स्विस है। कब से? 2009 से। ये गंगेटिक डॉल्फिन है ना, डॉल्फिन है, ये ध्यान रखिएगा। फिर एक पूछता है राष्ट्रीय विरासत पशु, राष्ट्रीय
विरासत एनिमल। ये 2010 से कौन है? हाथी। हाथी। राष्ट्रीय प्रतीक का ही बात करते हैं तो राष्ट्रीय नदी के बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रीय नदी, राष्ट्रीय नदी कौन सा है? तो अपना गंगा है ना। राष्ट्रीय नदी कौन है? तो गंगा। ठीक है, ये पता होगा कि ये नवंबर 2008 से इसको मान्यता दिया गया है ना। नवंबर 2008 से। ठीक है, फिर राष्ट्रगान तो आपको पता ही होगा, अभी आगे इस पर बात करेंगे हम लोग। राष्ट्रगान है जन गण मन, जन गण मन। राष्ट्रगीत, राष्ट्रगीत पता ही होगा। वंदे मातरम, इसकी बात करेंगे। वंदे मातरम, मातरम। एक है राष्ट्रभाषा। अब यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लगेगा, ठीक है। हम लोग बोलचाल के भाषा में हिंदी को राष्ट्रभाषा बोलते थे, लेकिन नहीं, हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी हमारी राजकीय भाषा है ना। यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्या है? हिंदी राजभाषा है। देखिए संविधान का भाग 17 है ना, उसमें जो है आर्टिकल 343(1) में इसको राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया। राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया कब? 14 सितंबर 1947 को। 47 नहीं, 49 हो जाएगा, सॉरी 1949 को। 1949 को। अब देखिए, एक होता है राष्ट्रभाषा, एक होता है राजकीय भाषा। राष्ट्रभाषा का मतलब क्या होता है? राष्ट्र जितना जो भी भौगोलिक क्षेत्र है, सभी क्षेत्र में, पूरे राष्ट्र में बोले जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा बोलेंगे। राजकीय भाषा का मतलब क्या? राजकीय भाषा। राज मतलब सरकार, शासन। तो शासन जिस भाषा का प्रयोग करती है ना, उसको बोलते हैं राजकीय भाषा। तो हिंदी को जो है वो राजकीय भाषा का दर्जा प्राप्त है ना, राष्ट्रभाषा का। हम लोग इसको एज ए राष्ट्रभाषा स्वीकार नहीं किए है ना। अक्सर पूछता है, आपको ध्यान रखिएगा, ये 14 सितंबर लगा दीजिएगा, ये भाग 17 याद रखिएगा और आर्टिकल भी याद रखिएगा, इसी को बोला गया है ना। और 14 सितंबर याद रखिएगा, 14 सितंबर 1949 को दर्जा दिया गया। 14 सितंबर को इसके लिए हिंदी दिवस मनाया जाता है। सवाल एक बार ये भी पूछा गया कि पहला बार हिंदी दिवस कब मनाया गया था? तो 14 सितंबर 1953 को पहली बार हिंदी दिवस मनाया गया था। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हो गया? अब कुछ हम लोग राज्य वाला भी देख लेते हैं, है ना। अपने राज्य को छोड़े, है ना। तो बिहार से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे पूछ सकता है राजकीय भाषा बिहार का, राजकीय भाषा। तो आप लोग को पता ही होगा, हिंदी और उर्दू दोनों है। हिंदी एंड उर्दू, उर्दू दूसरा है। और उर्दू को ना 1984 में दर्जा दिया गया। ये ध्यान रखिएगा, राजकीय भाषा में उर्दू जो है हमारी दूसरी राजकीय भाषा है, उसको 84 का स्थान दिया गया था। इसी में एक पॉइंट ये ध्यान रखिएगा, राजकीय खेल क्या है? राजकीय खेल, हम लोग का राजकीय खेल जो है वो कबड्डी है। कबड्डी है। और पूछ सकता है कि राजकीय प्रतीक क्या है हम लोग का? राजकीय प्रतीक है ना, ये है बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष, ध्यान रखिएगा। देखिए, बरगद का पेड़ राष्ट्रीय वृक्ष है, बट अगर राजकीय वृक्ष पूछेगा बिहार का तब पीपल हो जाएगा। और राजकीय प्रतीक पूछेगा तो क्या हो जाएगा? बोधि वृक्ष हो जाएगा। और अगर हम लोग राष्ट्रीय लेवल बात करें कि हमारा राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, तो अशोक स्तंभ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर देखते हैं हम लोग राजकीय खेल, सब बिहार का बता रहे हैं। राजकीय खेल राजकीय खेल तो बताएंगे ना। चलिए राजकीय मिठाई बताते हैं आपको। राजकीय मिठाई बताते हैं, तो एक दुधौली करके नाम है, वो राजकीय मिठाई है। हाँ,
यहाँ पर ये पूछ सकता है कि राज्य पूछ सकता है कि राज्य गीत कौन सा है ना, यहीं पर कहीं पर लिख देते हैं। दो चीजें, एक तो है क्या बोलते हैं, एक तो है आपका राज्य गीत और राज्य पाठ, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर राजकीय गीत पूछिए, राजगीत पूछा जाएगा, राज गीत, है ना। अगर ये पूछेगा तो इसको ध्यान रखिएगा कि सत्यनारायण लिखे थे, सत्यनारायण लिखे थे, सत्यनारायण लिखे थे, और क्या राजगीत है, मेरे भारत के कंठहार, कंठहार तुझको सत सत वंदन, है ना। और एक राजकीय प्रार्थना है, तो चिश्ती जी द्वारा लिखा गया था, और उसमें था कि मेरे रफ्तार पे सूरज नाच करे। तो ये ओवरऑल आप एक राष्ट्रीय और राजकीय प्रतीक को भी देख लीजिएगा, है ना। हम लोग देखिए बात का शुरुआत किए हैं संविधान सभा द्वारा क्या क्या मेन काम किया गया उस पर, तो उसमें हम लोगों ने देखा कि राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। वहीं पर हम लोग थोड़ा सा कुछ अतिरिक्त फैक्ट भी देख लिए। अब हम लोग बात करते हैं आगे, है ना, और क्या क्या काम किया संविधान सभा, इसको एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला काम क्या किया कि मई संविधान सभा मई 1949 में कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली के संविधान सभा ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता की पुष्टि राष्ट्रमंडल संस्था है ना, इसमें 56 कंट्री है टोटल, अब एक आध विलंबित है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। स्थापना, है ना, राष्ट्रमंडल को कॉमनवेल्थ बोलते हैं, कॉमनवेल्थ। स्थापना कब हुआ है इसका, स्थापना कब हुआ है, तो पहली बार 1926 में हुआ, फिर 1931 में इसको अमेंड करके बनाया गया, फिर 1949 में, ठीक है, 3 बार स्थापना हुआ। सदस्य कितना है इसका, सदस्य 56 है ना। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, मुख्यालय कहाँ है इसका, तो लंदन में। तो संविधान सभा एक और काम क्या किया कि जो राष्ट्रमंडल है उसमें अपने सदस्यता का पुष्टि की, ठीक है। अब देखते हैं आगे अगला काम क्या किया। अगला काम जो सबसे इंपॉर्टेंट रहा वो ये देखिएगा, 26 नवंबर 1949, है ना। ये भी डेट याद रखिएगा, इसको कॉन्स्टिट्यूशन डे भी बोलते हैं, है ना। इसी दिन संविधान को अंगीकृत किया गया, है ना। इसी दिन संविधान को अपनाया गया, है ना। कुछ प्रावधान इसे लागू हुए, कुछ प्रावधान इसी दिन लागू हो गया, जैसे 5, 6, 7 जैसे, है ना। एग्जाम्पल पूछ सकता है, जैसे आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, है ना, 60 वगैरह से बहुत सारा आर्टिकल, मतलब कुछ आर्टिकल को लागू कर दिया गया। तो तीसरा काम ये रहा हम लोग का, इस संविधान को अपनाया। आगे देखते हैं हम लोग, है ना, नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अगला डेट जो है वो याद रखिएगा, 24 जनवरी 1950, ये भी याद रखिएगा। इस दिन क्या क्या किया संविधान सभा, ठीक है। इस दिन क्या क्या होगा, 24 जनवरी 1950 को क्या क्या हुआ, यहाँ भी कुछ फैक्ट याद रखिएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट ये है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई इसी दिन, अंतिम बैठक हुई, ठीक है। संविधान पर हस्ताक्षर हुआ ना, संविधान पर हस्ताक्षर हुआ,
पूछता है कि संविधान पर कुल कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया था? 284 लोगों, और इसमें से 8 महिला थी। और क्या किया गया इसी दिन ये किया गया कि जो राजेंद्र प्रसाद थे, राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के तौर पर चुना गया। राष्ट्रपति चुना गया, राष्ट्रपति चुना गया। और क्या किया गया? तो राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया, राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया, गीत को अपनाया गया, अपनाया गया। पता ही होगा राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, वंदे मातरम। वंदे मातरम को अपनाया गया। थोड़ा सा वंदे मातरम के बारे में जान लीजिएगा। वंदे मातरम जो है ना, इसको लिखे थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अच्छा, इसको लिखे थे 1876 ईस्वी, ठीक है, 1876 ईस्वी इसको लिखा गया था। लेकिन इसको 1882 ईस्वी में आनंद मठ में शामिल किए। ध्यान दीजिएगा, पूछता है अक्सर कि पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गया था? तो यहाँ ध्यान रखिएगा 1896 का अधिवेशन, 1896 ये कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन गाया गया पहली बार, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर क्या हुआ भाई, इसी के बारे में थोड़ा सा और कुछ फैक्ट जान लेते हैं कि इसका जो गायन अवधि है ना, गायन अवधि ये 65 सेकंड का है, 65 सेकंड का है। और इसका अंग्रेजी अनुवाद पूछा एक बार, अंग्रेजी अनुवाद कौन कहता है? अंग्रेजी अनुवाद तो अरविंद घोष किए थे, अरविंद घोष। इतना सारा पॉइंट वंदे मातरम के बारे में जान लीजिएगा। लिखा कब गया, कब इसको अमेंडमेंट किया गया, कब इसको राष्ट्रीय गीत के रूप में मान्यता दिया गया, कौन इसका अंग्रेजी अनुवाद किया, कितना गायन अवधि है, वगैरह वगैरह। आगे देखते हैं, अब यहाँ देख रहे हैं 24 जनवरी 1950 तो क्या क्या काम किया गया है ना। दूसरा काम किया गया कि राष्ट्रगीत को अपनाया गया, राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया, राष्ट्रीय गान को, राष्ट्रीय गान को अपनाया गया, बताइए ये कौन सा है? जन गण मन, है ना। पता ही होगा आप लोगों को इसके बारे में कि ये मूल रूप से बांग्ला भाषा लिखा गया, बांग्ला भाषा लिखा गया था, हिंदी रूपांतरण जो है ना, एक कैप्टन आबिद अली हुई है, वो उसका हिंदी अनुवाद किए। अंग्रेजी अनुवाद खुद रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा किया गया, रविंद्रनाथ टैगोर, इसका अंग्रेजी अनुवाद भी वही किए थे, अंग्रेजी अनुवाद कौन किए थे? रविंद्रनाथ टैगोर ही किए थे, है ना। द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से नाम कीजिएगा, द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से इसका अंग्रेजी अनुवाद हुआ था। जो गायन अवधि इसका है ना, गायन अवधि ये 52 सेकंड का है। संक्षिप्त गायन अवधि भी है इसका, संक्षिप्त गायन अवधि ये 20 सेकंड का है, 20 सेकंड का है, ठीक है। पहली बार
27 दिसंबर 1911, 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन लगाया गया था। अधिवेशन लगाया गया था। ये है आपका ओवरऑल, हम लोग बात की राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को, है ना। देखिए राष्ट्रीय गान के साथ नियम क्या है कि इसको गाने का पाबंदी नहीं है, जरूरी नहीं कि आप गाइए ही गाइए, मेरा मन नहीं होगा तो हम नहीं गाएंगे, लेकिन अगर राष्ट्रगान कहीं बज रहा होगा तब आपको सम्मान में खड़ा होना पड़ेगा। अगर आप विकलांग हैं, खड़े नहीं हो सकते हैं, तो बैठे बैठे भी आप हाथ वैसे कर सकते हैं। ये चीज क्या प्रकट करता है? ये प्रकट करता है आपका आपके देश के प्रति लगाव, जुड़ाव। अगर आप नहीं गाते तो इसका मतलब ये नहीं कि आप राष्ट्रभक्त नहीं हैं। जिससे कि अगर आप रोज पूजा या बात नहीं कीजिए, इसका ये मतलब कदापि नहीं होता है कि आप भगवान या अल्लाह या गॉड में विश्वास नहीं करते। तो राष्ट्रगान के साथ भी ये बात है कि ये गाने का पाबंदी नहीं है, आपको गाना ही पड़ेगा नहीं, ठीक है, बट सम्मान में खड़ा होना पड़ेगा। जहाँ भी राष्ट्रगान बजे वहाँ विद रिस्पेक्ट खड़ा होना चाहिए, एकदम सावधान के मुद्रा में। ये कुछ नहीं है। तो आज हम लोग सारे इसको नोट कर लीजिए, तब बात करते हैं आगे। हम लोग आगे देख लेते हैं, 26 जनवरी को देख लेते हैं। 26 जनवरी 1950, ये ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय चिन्ह अपनाया गया जो अशोक स्तंभ होता है ना, शेर वाला, वही हम लोग का राष्ट्रीय प्रतीक है। इसके बारे में ही जान लीजिएगा। सारनाथ से लिया गया है ना, सारनाथ से लिया गया है, से लिया गया है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या है? 4 शेर है, 4 शेर है, ठीक है। शेर के नीचे चक्र है, शेर के नीचे चक्र है, ठीक है। चक्र के चारों तरफ 4 पशु आकृति है, 4 पशु आकृति है, पशु आकृति है, ठीक है। और उसका क्रम क्या है? पशु लोग का क्रम क्या है? तो ध्यान दीजिएगा। एक तो घोड़ा है ना, घोड़ा है, फिर शेर है, घोड़ा है, शेर है, फिर अपना हाथी है और बैल है, हाथी है और बैल है। जो पशु है उसका क्रम यही है ना। फिर क्या है? जो राष्ट्रीय चिन्ह है ना, चक्र के नीचे जो है ना, वो क्या है? सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, जयते लिखा हुआ है। मुंडकोपनिषद से लिया गया, सत्यमेव मुंडकोपनिषद से लिया गया। तो संविधान सभा जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट काम भी की थी जो हम लोग अभी देखे। अब इसके बाद का जो जानकारी है वो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। इसको अच्छे से रट जाइएगा, हर एग्जाम में ये काम आने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य ये सब जो आपको काम करेगा। तो थैंक्स, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।